हेलो स्टूडेंट्स, धनवान मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 पर। लेक्चर नंबर 3 फिजिकल केमिस्ट्री का ही अनदर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम। और इसमें मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं दीपांशी मैम और हम पढ़ रहे थे थर्मोकेमिस्ट्री यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन ए, जिसमें कि हम पहला वाला यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाले यूनिट्स में हम आज पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड स्टेट होता क्या है? ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे? तो आप यहाँ पे देख रहे हो स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। एक्चुअली स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है थर्मोकेमिस्ट्री में एक ऐसा फिक्स रेफरेंस पॉइंट, है ना, जिसमें एक कॉमन स्टार्टिंग लाइन होती है जहां से सारी रिएक्शन की एनर्जी कंपेयर की जाती है। अब एग्जांपल समझो, यहाँ पे ये वेट मेजर किया जा रहा है और यहाँ पे भी वेट मेजर किया जा रहा है। डिफरेंस देख रहे हो? यहाँ पे जो वेट मेजर हो रहा है वो शू पहन के हो रहा है। मान लो ये स्कूल का स्टूडेंट है, ये शूज और बैग लेके वेट मेजर कर रहा है। और ये वाला जो स्टूडेंट है, ये इसमें आप देखो ये कैसे वेट मेजर कर रहा है। ये वेट मेजर खाली पैर कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? क्या ये फिक्स रेफरेंस पॉइंट है? नहीं है। तो यानी कि कंपैरिजन गलत हो जाएगा ना ऐसे। इसलिए जब आपका वेट सेम कंडीशन में लिया जाता है तभी हम उसको बोलेंगे एक स्टैंडर्ड, राइट? तो स्टैंडर्ड स्टेट यूज करते हैं ताकि सबका डेटा फेयर और कंफर्टेबल हो। अब आते हैं, इसको समझते हैं इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उससे। द स्टैंडर्ड स्टेट इन thermochemistry is precisely defined reference point for substance used to ensure consistency when measuring and comparing thermodynamic properties such as enthalpy, entropy और गिब्स फ्री एनर्जी। अच्छा, ये नए नए टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? इस पे भी हम बात करेंगे। इसका मतलब समझो आप। इसका मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक एक स्टैंडर्ड स्टेट और एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट है जिसको मान के हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मेजरिंग इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या क्या है? ये सब स्टैंडर्ड स्टेट में मेजर की जाती है, इसलिए उनके साथ सिंबल लगा हुआ है। ये सब इनके सिंबल्स है। द स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन इंडिकेट सुपरस्क्रिप्ट सर्कल। ये आपको दिख रहा है, ये डिग्री, ये डिग्री के जैसा, ये डिग्री वाली चीज आपको यूज करनी है जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज कर रहे हो। ठीक है, जब आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज कर रहे हो। इंप्लाइज अ स्पेसिफिक कंडीशन फॉर द सब्सटेंस मोस्ट स्टेबल इन प्योर फॉर्म। आपको इसमें याद रखने की कौन सी बात है? याद रखने की बात ये है कि इस समय सब्सटेंस अपने सबसे ज्यादा स्टेबल और प्योर फॉर्म में है। ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो। ठीक है, द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मोस्ट स्टेबल physical form of that substance at pressure of 1 bar 10 to the power 5 पास्कल होता है। 1 बार जो होता है वो 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। पास्कल यूनिट है प्रेशर का। ठीक है, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर यूजुअली 298 केल्विन, यानी कि ये आप इसको रूम टेम्परेचर बोलते हो कि नहीं? ये आपका रूम टेम्परेचर होता है। तो यानी कि जब भी आप स्टैंडर्ड स्टेट ले तो ये आप दो बातों का ध्यान रखें, या क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दिया जाएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हुआ है। ठीक है, एक बार प्रेशर पे हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि स्टैंडर्ड स्टेट है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब समझ में आ गया बच्चों? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट आप देख लो। हाँ, नेक्स्ट क्या है? की कंडीशंस फॉर स्टैंडर्ड स्टेट। सॉलिड और लिक्विड एक बार प्रेशर पे काम कर रहा है, गैसेस एक बार प्रेशर पे, आइडियल गैस, सॉल्यूशन 1 मोलर, यानी कि ये सारी चीज हमें लेनी है। तो अभी हमें क्या समझना है कि ये जो वैल्यू है स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर्ड है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल और प्योर फॉर्म, मोस्ट स्टेबल प्योर फॉर्म के बारे में बात की गई ना, इसी को हम बोलेंगे। कोई भी सब्सटेंस अगर मोस्ट स्टेबल और प्योर फॉर्म में है तो वो स्टैंडर्ड स्टेट में है ना? तो वो कैसे स्टेट में है? स्टैंडर्ड स्टेट। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चले जाइए, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो ऑक्सीजन को अगर हम ऐसे लिखे और ऐसे लिखे, इन दोनों में से कौन सा होगा जो स्टैंडर्ड होगा? अच्छा, ऑक्सीजन तो ऐसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में, है ना? जब भी आप हाइड्रोजन लिखते हो तो H2 लिखते हो, राइट? है ना? तो बिल्कुल, यानी कि ये जो आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, ये आपका स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि स्टैंडर्ड स्टेट जो होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट जनरली एलिमेंट्स के लिए रिफर किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज पे बढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है कि कैसे कैसे चीजें होती है। अभी मैंने आपको ये सारे टर्म्स नहीं बताए, ये क्या है, फिर ये क्या है, और ये क्या है, ये सारे टर्म्स मैंने आपको नहीं बताए। लेकिन अगर मुझे इसको समझाना हो तो इसको हम बोलेंगे, अगर इसमें डिग्री लगी हुई है बच्चों तो ये स्टैंडर्ड है, तो हम इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज तो कल मैंने आपको बताया था, इंथैल्पी चेंज। तो अब ये स्टैंडर्ड क्यों बन गया, किस, क्योंकि इसमें डिग्री वाला सिंबल यूज किया गया। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अब इन सब का काम क्या है, इन सब का वर्क क्या है, ये हम देखेंगे। एक्चुअली में आप देखिए, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज क्या बताता है, रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है या फिर हीट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, डेल्टा एच हमें क्या बताएगा, डेल्टा एच जो डिग्री पे है, ये स्टैंडर्ड वाला हमें क्या बताएगा, या तो हीट रिलीज होगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी। ये चीज बताता है किसी भी रिएक्शन में या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, गैस हमने जलाई, गर्मी निकली, तो यानी कि गर्मी निकली, हीट अगर रिलीज हुई तो उससे क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव होने का मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई बेटा, एक्सोथर्मिक, है ना। रिलीज होना का मतलब ही है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब अगर यही चीज अगर ये पॉजिटिव होती है तो यानी हीट लगी, है ना। जैसे कि आइस से वो क्या हो गया, पिघल के लिक्विड बन गया प्रॉपर, तो इसमें डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, ये एंडोथर्मिक। ओके, अब आते हैं डेल्टा एस की तरफ। ये इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। अब ये क्या है, अब ये बताता है सिस्टम कितना ऑर्डरली है या कितना डिसऑर्डर है, सिस्टम में कितना ऑर्डर है और कितना डिसऑर्डर है। ठीक है, यानी कि रिएक्शन के बाद सिस्टम ज्यादा डिसऑर्डर हुआ कि ज्यादा अरेंज हो गया। ठीक है, सिस्टम अरेंज्ड है या डिसऑर्डर है। ठीक है, ये बताएगा। ठीक है, अब देखो मान लो कि रूम बहुत ज्यादा साफ है, तो यानी ऑर्डर ज्यादा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अगर वो अरेंज है तो डेल्टा एच निगेटिव, क्योंकि एंट्रोपी का मतलब ही डिसऑर्डर हो गया, डिसऑर्डर को बता रहा है वो। तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और डिसऑर्डर है, यानी डिसऑर्डर को अगर हम ज्यादा कर देंगे, रूम अगर काफी ज्यादा मेसी है, तो अगर हम इसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये सब साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। ठीक है, यही वाली चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आपको इसमें न्यूमेरिकल्स में जो यूजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमें ये समझ में आ गया कि इंट्रोपी का क्या हुआ। अब ये डेल्टा जी नॉट जो है, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। ठीक है, चेंज लिखना भूल गई हूं मैं, यहाँ पे चेंज यहाँ पे लिख दीजिए, चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये याद रखिएगा कि डेल्टा जो जी नॉट है, ये बताता है रिएक्शन खुद से होगी या नहीं। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो है, यानी कि आप समझ लो डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव में है, इसका मतलब तो नेगेटिव ही हुआ, जीरो से भी कम। तो यानी कि ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। ये जो मैं अभी बात बता रही हूँ न्यूमेरिकल में इसका बहुत बहुत ज्यादा इम्प्लीफिकेशन है। ठीक है, और अगर डेल्टा जी जीरो से बड़ा है तो यानी कि ये पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया ये। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो यानी कि जैसे एक एक एग्जांपल समझो, अगर हम बॉल को उछालते हैं तो हमें थोड़ा सा एनर्जी लगाना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। बट हम बॉल को एकदम एफर्टलेसली ऐसे छोड़ देते हैं तो वो खुद ब खुद गिर जाती है ना। तो यानी वो चीजें जो खुद से हो रही है उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और जहां पे आपने थोड़ी एनर्जी लगाई उसको नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में अगर मैं बताऊं, एक क्लियर लाइन में अगर मैं बताऊं, डेल्टा जो एच नॉट है, यानी कि जो इंथैल्पी चेंज है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है, वो हीट का हिसाब बता रहा है आपको। ठीक है, रिलीज हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है। और इंट्रोपी चेंज है स्टैंडर्ड वाला, वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है डिसऑर्डर कितना है ना। और डेल्टा जी नॉट है,
डेल्टा जी नॉट जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो ये डिसाइड कर रहा है कि जो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो नहीं होने के चांसेस ज्यादा है। स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। और ये सारे के सारे कंडीशंस किस में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इसमें क्या लगा है, ये डिग्री वाला जो आपने साइन देखा है सब में लगा हुआ है ना। तो इसीलिए इसमें हम क्या यूज करें, सब में स्टैंडर्ड यूज किया है हमने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैंने बोला इन सब के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, मेन रिलेशन या फिर फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रही हूँ, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे या तो एमसीक्यूज में पूछ दिया जाएगा या तो एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये है आपका प्रॉपर फॉर्मूलाज। ठीक है, ये है आपका प्रॉपर फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला जो है वो तीनों को कनेक्ट करता है। अब इस फॉर्मूला का मतलब आप समझने की कोशिश करिए। डेल्टा जी नॉट है फाइनल डिसीजन मेकर कि रिएक्शन होगा कि नहीं, है ना। इसका काम ये हो गया। डेल्टा एच नॉट है वो हीट फैक्टर की तरह है, यानी कि रिएक्शन में हीट लग रही है या निकल रही है ये बताएगा। डेल्टा एस नॉट है वो डिसऑर्डर फैक्टर है। ठीक है, मतलब सिस्टम ज्यादा मेसी है या फिर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है, अरेंज है या डिसऑर्डर्ड है, ऐसा। ठीक है, और टी यहाँ पे टेम्परेचर है, और याद रखिएगा ये टेम्परेचर आपको केल्विन में चाहिए, केल्विन में लेना है। ठीक है, ये केल्विन में लेना है। आ गया समझ में? तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो डेल्टा एच नॉट जो है वो पॉकेट मनी मिली आपको। मान लो कि डेल्टा एच नॉट क्या है, वो आपको पॉकेट मनी मिली। और डेल्टा एस नॉट जो है यानी कि जो इंट्रोपी है, ये आपको फ्रीडम बता रही है, आपने उससे मस्ती की। और डेल्टा जी नॉट जो है वो फाइनल डिसीजन बताएगी। ठीक है, फाइनल डिसीजन मतलब मिलने वाली पॉकेट मनी माइनस रूल्स का प्रेशर। इट्स लाइक दैट। ओके, तो अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, रूल्स कम है, तो डिसीजन यस होगा, यानी कि स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। पैसा कम है, रूल ज्यादा है, तो डिसीजन नो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि ये क्या है। आपका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ये डेल्टा एच नॉट है हीट का फैक्टर, है ना। और ये आपका इंट्रोपी का फैक्टर है ना। तो ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब के सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, इसको बोलेंगे हम इंथैल्पी यानी कि हीट, और ये क्या हो जाएगा, इंट्रोपी। और केल्विन बेटा टेम्परेचर का यूनिट है। टी मींस टेम्परेचर। ओके ओके, ठीक है। अगर पहला केस, अगर मैं केस वन आपको कुछ एग्जाम्स इंपॉर्टेंट रूल्स बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं केस वन बोलूं, केसेस याद रखिएगा। अगर डेल्टा एच नॉट आपका निगेटिव है और डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर ऐसा होगा तो डेल्टा जी नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है ऑलवेज, ये ऑलवेज बोल रही हूँ, एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे आप देख लीजिए, किसी भी टेम्परेचर पे ये नेगेटिव ही आने वाला है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। एंड ये वाला छोटा रहेगा। ओवरऑल वैल्यू डेल्टा जी नॉट आ जाएगी नेगेटिव में। ये आप चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चंस में अगर आपको आएंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर डेल्टा डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव आया तो बेटा मैंने आपको पहले बताया है, रिएक्शन कैसी होगी, अपने आप होगी, स्पॉन्टेनियस। दूसरा केस देखिए, केस नंबर टू। केस नंबर टू क्या है? केस नंबर टू है, अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है और डेल्टा एस नॉट निगेटिव है, तो क्या होगा? डेल्टा जी नॉट हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ऑलवेज। और ये अगर पॉजिटिव हुआ किसी भी टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, अपने आप से नहीं होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होना, अपने आप से रिएक्शन नहीं होगी, आपको करवाना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर थर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं केस नंबर थर्ड लिख रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं केस नंबर थर्ड लिख दे रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ केस नंबर थ्री।
मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ केस नंबर 3। केस थर्ड ये कहता है, अगर डेल्टा एच नॉट निगेटिव है और डेल्टा एस नॉट भी निगेटिव है, तब क्या होगा? तब इस केस में अगर टेम्परेचर लो है, तब रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। ये सब आपको एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं एक आपको एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ, डोंट वरी। ठीक है, एक एग्जाम्पल से ही आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है, डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तब क्या होगा? तो हाई टेम्परेचर पर, इफ टेम्परेचर हाई, तब क्या होगा? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब तभी डेल्टा जी नेगेटिव आएगी। ठीक है ना? तभी डेल्टा जी कैसे आएगी? जी नॉट जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी नॉट निगेटिव आएगी। क्लियर है एकदम? ओके। तो आई होप ये वाली पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना? याद रखना है इसको हमें। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ओके। तो ये केस 1 था, केस 2 था, केस 3 और 4 मैंने उधर बता दिया था क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी हो गई थी। डोंट वरी, अब हम आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे गिवन है ना? एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो क्वेश्चन ये है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इज -120 किलो जूल पर मोल, है ना? -120 किलो जूल पर मोल, इतना है। एंड द स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज इज -200। सबसे पहले तो आप देख लो यहाँ पे डेल्टा एच जो है, एच नॉट जो है, वो क्या है? -120 किलो जूल पर मोल है। ये इसका यूनिट है, याद रखेंगे बेटा, ये इसका यूनिट है। एंड डेल्टा एस नॉट क्या है? -200 किलो जूल पर मोल केल्विन। ओके, पर मोल पर केल्विन है ये। ठीक है, तो अगर मैं इसको अच्छे से आपके लिए लिखूं, अगर मैं आपको अच्छे से इसके लिए यहाँ पे लिख दूं, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यूनिट को लेकर। -200 किलो जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, पर में है ये। अब ये सारी चीजें हमें गिवन दी हुई थी, हमें कैलकुलेट क्या करना है? डेल्टा जी नॉट, यानी गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना है, और हमें प्रिडिक्ट भी करना है कि ये रिएक्शन अपने आप से होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूनिट्स को हम कन्वर्ट करेंगे। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये किलो जूल में नहीं है, सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पे किलो जूल लिख दिया है, यहाँ पे ये जूल में है। तो क्या हमें जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा? जूल को हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो अगर हम जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 200 को इससे डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? क्या ये -0.2 आ जाएगा? है ना? ये -0.2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 0.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ऐसे अच्छा हुआ इस क्वेश्चन में इस तरह की चीजें मैंने इंक्लूड कर दी, ताकि इससे आपको भी हेल्प मिले। पर मोल केल्विन। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोपी का यूनिट है तो ये अलग है। अब आ गया, अब हम फाइनल सब कुछ एक जैसे किलो जूल पर ले आए हैं, तो अब हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला क्या है? किसी को पता है फॉर्मूला क्या है? यस, वेरी इजी। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये आपको फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? बिल्कुल वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करके देखेंगे -120 माइनस, अच्छा ये सारे के सारे 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। तो 298 इंटू -0.2, है ना? ऐसे ही करके है। तो अगर हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा वो इतना आ जाएगा।
60.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यानी कि ये आंसर आया। अच्छा, क्या ये नेगेटिव में आया? डेल्टा जी नोट किस में आया? जीरो से छोटा है, ये नेगेटिव है। निगेटिव, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। क्लियर है ये? बस इतना सा कैलकुलेशन था और ये किलो जूल वाली चीज को याद रखेंगे। ठीक है, बस इतना सा कैलकुलेशन था। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, अब हम आ गए हैं अगला पार्ट की तरफ, और वो क्या है? वो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, अब ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? बहुत सिंपल है। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा, इसको डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे करके डिनोट किया जाता है। वो नीचे मैं लिखा नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो चलो अब इसको समझते हैं। ये इसका प्रॉपर यूनिट है, सॉरी, ये इसका प्रॉपर सिंबल है। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। यानी किसी एलिमेंट से 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है, और ऑल द सब्सटेंस बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, और सारे सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में रहते हैं तब। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बताओ, मान लो कि आप केक बना रहे हो। इसके लिए एक एग्जांपल समझो, ये फिगर देख रहे हो आप। मान लो कि आप एक केक बना रहे हो। ठीक है, केक में आप एकदम स्क्रैच से बना रहे हो, आप आटा, शुगर, और भी इसमें जो जो चीजें लगती है, एग्स वगैरह भी लगते हैं, अलग अलग सब रखा हुआ है। और ठीक है, आपने सबको क्या किया, एक साथ जोड़ा और प्रॉपर केक बनाने के लिए बैटर प्रिपेयर किया। तो केक बनाने के बाद जो टोटल एनर्जी चेंज होता है, वही फॉर्मेशन एनर्जी होता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, अगर हम पहले से बना बनाया केक ले आए तो फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो आप बाहर से ला रहे हो। इसीलिए फॉर्मेशन इंथैल्पी हमेशा एलिमेंट से कंपाउंड बनने पे ही डिफाइन होती है। याद रखिएगा, फॉर्मेशन वाली एनर्जी, ये जो एफ है, ये फॉर्मेशन के लिए है ना। एलिमेंट से जब कुछ कंपाउंड बनेगा तभी ये डिफाइन होगी। ठीक है, तभी ये डिफाइन होती है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बोला गया है। सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है बेटा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी का फॉर्मेशन 1 मोल कंपाउंड बनाने में कितनी हीट चेंज होती है। 1 मोल अगर कंपाउंड बनाना है तो कितनी, ये डेल्टा किसका है, ये डेल्टा सिंबल है चेंज का, तो कितनी हीट चेंज होती है। ठीक है, और किससे बनाना है, एलिमेंट से बनाना है। जब वो अपने एलिमेंट से बनाते हैं और जब वो क्या हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड याद रखेंगे। सिंपल ये मीनिंग था इस पूरे चीज का। अब इसके लिए 3 गोल्डन रूल याद रखिए। 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड कितना बनना चाहिए, 1 मोल। 2 मोल बनेगा तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल वही बात है, अगर आप एक केक लेके आना चाहिए, 2 केक लेके आओगे तो गलत हो जाएगा। बाजार से अगर ला रहे हो 2 केक तो नहीं, गलत हो जाएगा। इट्स लाइक अगर आप 2 केक बना रहे हो तो गलत हो जाएगा। बाजार से तो लाना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि बनाना है, हमें बनाना है स्क्रैच से, है ना। बिल्कुल यही चीज है। केक वाले एग्जाम्पल से हमें ये समझना है, हमें खुद से स्क्रैच से बनाना है, तो एलिमेंट से ही बनानी है हमें, हमें बनी बनाई चीजें को लेके नहीं आना है। ठीक है, तो पहला गोल्डन रूल ये था, 1 मोल कंपाउंड होना चाहिए, एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एलिमेंट शुड बी इन इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म। और स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे कि 1 बार 298 केल्विन होना चाहिए, यानी कि प्रेशर भी 1 बार का और टेम्परेचर भी 298 केल्विन फिक्स होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये बस सिंपल से था कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ये गोल्डन रूल आपको याद रखना है। ठीक है, एलिमेंट से आपको क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है, और 1 मोल ही बनना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब वाटर का फॉर्मेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखती हूँ, 2 रिएक्शन लिख रही हूँ, H2 प्लस O2 H2O। ठीक है, यहाँ पे फिर एक रिएक्शन लिख रही हूँ, H2 प्लस O2 एंड देन H2O। एक रिएक्शन में हमने क्या किया, ये लिखा, और दूसरे रिएक्शन में
ठीक है, हमने ऐसा कर दिया। अब ये बताओ कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल सही हो सकता है। तो अगर आप 2 मिनट के लिए ध्यान से वीडियो को पॉज करके सोचोगे कि मैम कहना क्या चाह रही है, तो मैं आपको जो भी एग्जाम्पल देती हूँ बेटा उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दे रही हूँ मैं। आप इसमें ध्यान दो, यहाँ कितना कंपाउंड बन रहा है, क्या ये एलिमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है ना। सबसे पहले बात है स्टेबल फॉर्म में है, बिल्कुल है। स्टैंडर्ड 1 बार 298 केल्विन जो चीज है वो भी यहाँ पे सब कुछ लागू है। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, जिसको हम ये बोल रहे हैं डेल्टा एच एफ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें फाइनल चीज क्या बोली गई है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनना चाहिए। अच्छा, वाटर तो एक कंपाउंड है, 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या यहाँ पे 2 मोल बन रहा है, 2 मोल्स बन रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो ये रिएक्शन तो गलत हो जाएगा, ये हम नहीं ले सकते। क्या यहाँ पे 1 बन रहा है, यस, है ना, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर। तो हमें कौन सा लेना है, हमें ये वाला लेना है, हमें ये वाला लेना है, ये नहीं लेना है। ठीक है, मैं एकदम आपको बेसिक से अच्छे से बता रही हूँ कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड बने। अब इस एग्जाम्पल से आपको ये तो याद हो जाएगा कि हमें 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनने वाली चीज जो है, जब कंपाउंड 1 मोल जब बनता है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो उस समय जो आपकी इंथैल्पी की चेंज होती है वही कहलाती है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और सारे सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगर ये फॉर्मेशन के टाइम पे अगर मैं लिखूं कि ये जो फॉर्मेशन के टाइम पे ये वाटर बन रहा है जो, ठीक है, इसमें -285.8 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी आपकी इंथैल्पी जो आपकी रिएक्शन में हीट बाहर निकली। तो यानी ये क्या, माइनस का सिंबल है, यानी कि हीट रिलीज हुई है। तो यानी ये कैसी रिएक्शन ये एक तरह की एक्सोथर्मिक है ना, क्योंकि आप देख लो आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है ये चीज को। ठीक है, हीट रिलीज, बस वहां पे एफ इसलिए लिखा गया है क्योंकि वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है 1 मोल ऑफ कंपाउंड का, जैसे कि वाटर का। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आई होप ये केक वाले एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ऑक्सीजन की जगह सिर्फ ओ लोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट को भी आपको स्टेबल फॉर्म में लेना है। ओ स्टेबल नहीं है बेटा, O3 भी ओजोन हो जाएगा, ओ भी गलत हो जाएगा। O2 जो है वो स्टेबल है ना, O2 स्टेबल है, तो ये आपको स्टेबल वाला ही लेना है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसको हम इरेज कर देंगे, ये कोई काम का इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बस हम इतना समझ गए कि एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, एलिमेंट्स आपका स्टेबल वाले में होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन यूजिंग डेल्टा एच नॉट एफ। ओके, ठीक है, कैलकुलेशन करना है हमें। चलो कोई एक एग्जांपल लेके कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ऐसे लेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। एक एग्जांपल लेके कैलकुलेट करेंगे, पहले हम इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम आगे मूव करते हैं और इसको समझते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन यूजिंग डेल्टा एच। हाँ ठीक है, एक रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, एक रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। रिएक्शन ये है, ये मीथेन है,
साथ में ऑक्सीजन का गैस, ठीक है, रिलीज क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी कर लेंगे हम, ठीक है, कि बैलेंस करके लिखा हुआ है। अगर हम इस तरह के रिएक्शंस में अगर हम यूज करें तो हमेशा याद रखना है एक चीज, ठीक है, क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड, ये जो गिवन स्टैंडर्ड इंथैल्पी है, गिवन स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, गिवन है CH4 जब गैस में है तो ये डेल्टा HF0 स्टैंडर्ड वाला गिवन है -74.8, ठीक है, और ये किस में गिवन है, किलो जूल पर मोल में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस -393.5, H2O लिक्विड फॉर्म में है -285.8, जस्ट अभी हमने पढ़ा भी था, देखा भी था। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए 0। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए क्यों 0 है, आज मैं भी इस पे बात करूंगी, ठीक है, आज की क्लास में ही ये बात होगी, ठीक है। तो अभी आप एक चीज देखते हैं, अभी हम करना क्या है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला जानेंगे। अच्छा मैम, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ऐसा है, फॉर्मूला ही लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, जो मैं यूज करने वाली हूँ। फॉर्मूला है डेल्टा H0 ऑफ R, R मीन्स रिएक्शन, तो R हम ना स्मॉल वाला यूज करेंगे, ये जो R है हम स्मॉल वाला यूज करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो R वी आर यूजिंग द स्मॉल वन, एंड देन summation of delta HF, summation of products minus summation of delta HF0 of reactant। क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, कोई बात नहीं बच्चों, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देती हूँ कि ये है क्या, ठीक है। ये एग्जाम्पल से ही सब क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, सारा रिएक्शंस को हमने ऑलरेडी बैलेंस करके रखा है। अच्छा ये है क्या, मतलब पहले आपको ये जो गिवन आपको डेटा दिया हुआ है, ये जो डेटा आपको दिया गया है, इन सबको ही इसमें लिखना है। पहले प्रोडक्ट, अच्छा कौन सा प्रोडक्ट होगा, ऑफ कोर्स ये जो ये वाला सारे होते हैं इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट होता है, यानी कि राइट साइड वाला, एरो के राइट साइड वाला, और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका रिएक्टेंट, ये आपका होता है रिएक्टेंट, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का प्लस करके लिखना है, एंड देन उसको माइनस करना है। अभी आप देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फॉर्मूला तो ये है, फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी मैं लिखने जा रही हूँ डेल्टा HR, रिएक्शन का, ये पूरे रिएक्टेंट का ये कह रहा है कैसे निकालना है। तो पहले ये बात जान लेंगे कि CH4 में आगे में कुछ नहीं है, तो बेटा 1 मोल, यहाँ पे देखो 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, और यहाँ पे 2 मोल है। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है कि मोल्स कितने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ समेशन लिखा हुआ है, टोटल हम करने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट साइड का पहले लिखेंगे। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है -393.5, यही है। साथ में किसका है, पूरे प्रोडक्ट का लेना है ना हमें, प्रोडक्ट में फिर 2 मोल्स कितना है, ये क्या है, ये 2 मोल्स है, 2 मोल्स H2O का लेना है, राइट, 2 मोल्स H2O का। तो हम कैसे लेंगे, H2O का है ये 285, अच्छा शायद ये लिखने में मुझसे कुछ गलती हो गई है, लेट मी चेक, हाँ ये ऐसा है बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -285.8 इंटू 2, हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया इसको, क्योंकि रीजन ये था कि हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर इसको इस वे में लिखना है, ठीक है, प्रोडक्ट का पूरा, ये पूरा प्रोडक्ट का हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा क्या था, प्रोडक्ट था। फिर हम माइनस का सिंबल दे रहे हैं, ये वाला, एकदम मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। रिएक्टेंट का लिखेंगे अब हम, रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, CH4 के लिए हमने -74.8 लिखा, एंड देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे,
अच्छा, उसके बाद क्या है, 2 मोल्स ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, +2 × 0, 0 क्यों किया हमने, क्योंकि 0 था इसकी वैल्यू, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, अगर हम पूरा फाइनल आंसर देखें, इसको आप सॉल्व करोगे, वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करोगे, फाइनल आएगा -890.3 किलो जूल, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपने यहाँ पे भी देख लिया कि इसका भी रिएक्शन का भी ये चीज नेगेटिव है, यानी कि ये क्या कह रहा है, स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रही है, ठीक है। यानी कि रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है ना, रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। इस रिएक्शन में मीथेन, ये CH4 क्या है बेटा, ये मीथेन है, मीथेन का एक कंबशन हो रहा है ना, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकल गई, इसीलिए क्या है, नेगेटिव आया है डेल्टा H नॉट, और रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई, ठीक है। ये समझ में आ गया, ओके। सो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, इससे पहले वाला भी जो हमने किया क्वेश्चन वो भी आपको समझ में आया होगा, ये वाला, है ना। तो ये 2 फॉर्मूला जो हमने आज पढ़ा, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है। पहला एक ये वाला रिएक्शन की कैसे कैलकुलेट करें, और ठीक है, और ये वाला, ठीक है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S, ये 2 चीज हमने पढ़ी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, हाँ, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और लेती हूँ मैं आप लोग के लिए, ये आप लोग को करना है, सॉल्व करना है, ये इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, ZnO सॉलिड है, ठीक है। हमें इसका फिजिकल जो स्टेट है लिखना नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में भी क्वेश्चन उतार के ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड क्या फॉर्म हुआ, Zn, सॉलिड, जिंक बना सॉलिड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, एक चीज याद रखो, जब भी हम किसी एलिमेंट, यहाँ पे कोई एलिमेंट है क्या, हाँ ये एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए जब भी हम डेल्टा H लिखते हैं, ये जो कि हमने पार्टिकुलर लिखा हुआ था, डेल्टा HF0 फॉर्मेशन लिखते हैं, तो वो एलिमेंट के लिए 0 होता है, ठीक है। प्योर जो एलिमेंट है, ठीक है, प्योर स्टैंडर्ड स्टेट में, उसके लिए ये 0 होता है, ये गोल्डन रूल में भी बताया था मैंने, ठीक है, एलिमेंट के लिए। अभी देखो, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, अपने प्योर स्टेबल स्टेट में है, इसीलिए इसका डेल्टा HF फॉर्मेशन क्या हो गया, 0 हो गया। आ रहा है समझ में कि ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए यहाँ पे भी ये हो जाएगा, तो ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं, अच्छा यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक जेन, हाँ ये रिएक्शन आपका बैलेंस है, ठीक है। और मोल्स भी देख लो बेटा, मोल्स भी देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, 1 है, सारे 1 है, और यहाँ पे 1 है, खैर इसका तो देखना ही नहीं है, जिससे भी मल्टीप्लाई होगा ये 0 ही बनना है, ठीक है। तो हम सिंपली लिख लेंगे 1 मोल, 1 मोल, है ना, इधर 1 मोल, ठीक है। और इस वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, इस वाले को हम बोलेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है हमें, और इस वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, है ना। अब क्या क्या गिवन है, गिवन मैं यहाँ ग्रीन से लिख दे रही हूँ, गिवन, गिवन है डेल्टा HF0, ठीक है, किसका किसका गिवन है, तो ZnO सॉलिड का गिवन है, डेल्टा, हाँ, चेंज इन इंथैल्पी फॉर्मेशन, ठीक है, ये किसका किसका गिवन है, इसका गिवन है, और वो है -350 किलो जूल पर मोल। किलो जूल ध्यान रखना, अगर किलो जूल में नहीं होगा, सिर्फ जूल में होगा, तो आपको आज मैंने कन्वर्ट करना भी सिखा दिया है। दूसरा, दूसरा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में है, और तीसरा क्या है, कार्बन मोनोक्साइड गैस में, ठीक है, ये भी माइनस में है, 390 किलो जूल पर मोल। एंड इसके बाद ये क्या है, -110 किलो जूल पर
मोल। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, चलो मैं ये भी बता देती हूँ। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है। फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे, डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन टोटल, ये टोटल का सिंबल है, समेशन बोलते हैं इसको, डेल्टा एच, है ना, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस समेशन फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट आगे लिख लेना आप लोग, मेरा यहाँ छूट गया है स्पेस के चलते, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, सिंपल। अब आपको सारे क्या करना है, वैल्यू पुट करने हैं, प्लस माइनस करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ एग्जाम्पल हमें समझ में आ गया, एग्जाम्पल ऑलरेडी हम समझ गए, ठीक है। हमें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करने हैं, हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। पहले मैं बता दे रही हूँ मिस्टेक्स क्या नहीं करने हैं। डेल्टा एच नॉट एफ जो है वो 0 आएगा, किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए, पहली चीज याद रखना है। दूसरा, स्टैंडर्ड स्टेट को ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट है 298 केल्विन, और साथ में क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट 1 बार प्रेशर, ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है, ठीक है। तीसरी चीज क्या याद रखनी है, तीसरी चीज याद रखनी है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में आपको जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब जो आप रिएक्शंस में है उसको लिखना नहीं भूलना है। साथ में चौथी चीज याद रखनी है, बैलेंस करिएगा इक्वेशन को, बैलेंसिंग इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड स्टेट वाला चीज कर रहे हो तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप फॉर्मेशन वाली चीज में आप कर रहे हो तो वहां पे आपको बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मेशन को कंबशन से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए क्या चीजें और है। और अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, इन दोनों से कंफ्यूज मत होना है, ये दोनों का मतलब हम समझते हैं अभी क्या है। अभी हमने देखा स्टैंडर्ड स्टेट क्या है और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले स्टैंडर्ड स्टेट का, स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। लेट्स अज्यूम, ठीक है। याद रखिएगा स्टैंडर्ड स्टेट जो स्टेट है वो एक रेफरेंस कंडीशन है, कोई फिक्स हमने पॉइंट कर दिया है कि हाँ ये वाला जो प्रेशर होगा या ये वाला टेम्परेचर होगा ये स्टैंडर्ड, यहाँ से ही सब कुछ हम मेजर करेंगे बिकॉज इट इज अ रेफरेंस। और हम इसको डिफाइन करते हैं किसमें, 1 बार के प्रेशर पे डिफाइन करते हैं, और ये अप्लाई होता है, अप्लाइज टू ऑल सब्सटेंस, सभी सब्सटेंस के लिए ये एप्लीकेबल है। अच्छा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ये एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, ये कोई कंडीशन नहीं है, ये एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरी चीज, इसको हम मेजर करते हैं किसमें, ये मेजरेबल है, मेजर करते हैं एट किलो जूल पर मोल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, किलो जूल, ऐसे, दोनों का मतलब एक ही है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरी चीज है, ये किस पे अप्लाइड होती है, अप्लाइज टू कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड पे। आ गया समझ में, सारी बातें क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से हम पीछे की तरफ चले जाते हैं और देख लेते हैं। ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, आप देख रहे हो ये किस पे एप्लीकेबल है, कंपाउंड पे एप्लीकेबल है ना। चलो अब आते हैं कुछ, ये तो हमने क्लियरली बता दिया, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देख लो, डिफाइन द स्टैंडर्ड स्टेट,
स्टैंडर्ड स्टेट मोस्ट स्टेबल फिजिकल फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए जो एक बार प्रेशर और स्पेसिफिक टेम्परेचर यानी 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाए। लेकिन केल्विन हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसीलिए हम इसको लिखते हैं। ठीक है, आगे समझ में। और ऐसे भी हम 25 डिग्री सेल्सियस को ही रूम टेम्परेचर मानते हैं। वाई इज डेल्टा एच नॉट इफ, यानी ऐसे लिखा हुआ है, ऑफ एन एलिमेंट ऑल इज जीरो। मतलब अगर किसी भी इंथैल्पी वाला जो मैंने आपको बताया कि इंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन है, वो एलिमेंट के लिए जीरो क्यों होता है? क्योंकि एलिमेंट ऑलरेडी अपने सबसे स्टेबल स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट रहता है और कोई भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए कोई भी इंथैल्पी का चेंज नहीं हो रहा है, वो ऑलरेडी बने बनाए फॉर्म में है और वहां पे कुछ नया फॉर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए वो उसके लिए कोई भी इंथैल्पी का चेंज एप्लीकेबल नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए वो जीरो कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है, एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिस्कस इट्स स्पेशल केस। अच्छा, आपको स्पेशल केस याद है? कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, दो स्पेशल केस है, दोनों मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। अच्छा, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन, ये किसी को पता है? सोचो, ये मैंने कल बताया था आप लोग को, अगर आप लोग को याद हो तो। पिछली क्लास में ये भी डिस्कस किया है हमने। ठीक है, इसमें ये रिलेशन बताने को बोल रहा है। अगर आप मैं कहूँ तो मैं शॉर्ट में आपको जरूर बता सकती हूँ। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो Q प्लस डब्ल्यू, एक तो ये पढ़ा है आपने, फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी, ये भी पता है ना? ये भी समझ में आ गया? ओके, ये रिलेशन हो सकते हैं, फिर आपको इसकी वैल्यू वगैरह पुट कर दो, प्रॉपर आ जाएगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल जो क्वेश्चंस थे। और बच्चों, ये सारे के सारे नोट्स आपको धनवान मैथ्स एकेडमी की ऐप पे देखने को मिल जाएगा। पूरा का पूरा कोर्स आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, जिसको आप परचेज कर सकते हो। और ऐसे ही जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स के लिए हमें फॉलो ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, और गिवन नंबर पे भी आप फ़ोन कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। और जो कि मैंने आपको इस क्लास में बताया है, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया है कि आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, और जो सही आंसर देगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगी, जो सबसे पहले आंसर देगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसी तरह से लेक्चर चलता रहेगा। और अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री पे हैं, जल्दी ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करेंगे। आपके रिस्पॉन्स का हमें बहुत बहुत वेट है। सो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कीप स्टडिंग बच्चों।